इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्विंग्स मेथड से हम किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन कैसे पता करते हैं। और ये जो मेथड हम अप्लाई करते हैं ये उन लिक्विड्स पे करते हैं जो कि जिस सरफेस में रखा हुआ होता है उस सरफेस को वो वेट ना करे। अर्थात इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोहेसिव फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स इस लिक्विड के मॉलिक्यूल और जिस सरफेस पे ये रखा हुआ उसका मॉलिक्यूल उनके बीच का जो एडहेसिव फोर्स है उससे काफी ज्यादा हो। और ऐसा हमें कहां दिखता है? ऐसा हमें मर्क्यूरी और ग्लास के बीच दिखता है। तो नॉर्मली क्विंग्स मेथड से हम मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन पता करते हैं। तो ये रहा मर्क्यूरी ड्रॉप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ड्रॉप को बीच से काट लेंगे तो हमें यह सरफेस मिलेगा। और फिर हम इस मर्क्यूरी को साइड से, दोनों साइड से काट लेंगे। जब हम सामने वाले साइड से इसे काटेंगे तो हमें यह सरफेस मिलेगा और पीछे वाले साइड से जब हम काटेंगे तो हमें यह पीछे वाला सरफेस मिलेगा। ये तीनों सरफेसेस, ये तीनों प्लेन सरफेसेस होंगे। जबकि यहां पर देखिए मर्क्यूरी में यहां पर उभार है और ये रहा वो उभार, ये प्लेन सरफेस नहीं है, ये कर्व्ड सरफेस है। और भी देखें, ये मर्क्यूरी अगर ये ग्लास में रखा हुआ हो तो जहां पर ये रखा हुआ है, जिस जगह पे ये ग्लास के साथ कांटेक्ट में होगा वो एक फ्लैट सरफेस होगा, प्लेन सरफेस होगा। और इसका टॉप ये भी नेचुरली एक फ्लैट सरफेस होता है। सो हमारे पास दो नेचुरल फ्लैट सरफेस है ये, और तीन फ्लैट सरफेसेस है या प्लेन सरफेसेस है जो कि हमने जब इस ड्रॉप को वर्चुअली काटा, यहां पर हम रियली नहीं काटेंगे, वर्चुअली इसे स्प्लिट करेंगे। तो वर्चुअली जब हमने इसे काटा तो हमें ये सरफेस और ये वाला सरफेस मिला। ये जो सरफेस है ये बिल्कुल मर्क्यूरी को बीचों बीच काटने से मिला है। अब कुछ इसके डायमेंशंस पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ, इस लेंथ को हमने माना ये है d। अब इस ड्रॉप का जो पार्ट है, इस पार्ट को अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेसेस में स्प्लिट करते हैं वर्चुअली तो हमें एक ऐसा सरफेस मिलेगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा, और वो सरफेस है ये। इसका जो एरिया है ये एरिया मैक्सिमम पॉसिबल एरिया है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके ऊपर अगर हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस, कुछ ऐसे, ये वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ये जो सरफेस होगा इसका एरिया इसके एरिया से कम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए मर्क्यूरी ड्रॉप में जो सबसे ज्यादा उभार है वो यहां पर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ इस लेंथ से ज्यादा होगा, और इसी के कारण ये जो एरिया है ये एरिया मैक्सिमम होगा। आप खुद सोच सकते हैं कि नीचे अगर हम एक सरफेस कंसीडर करें, इस सरफेस के नीचे, तो वो सरफेस, उसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया से कम होगा। तो ये रहा वो सरफेस जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। इसका मतलब हमने इस ड्रॉप को वर्चुअली दो पार्ट में तोड़ दिया, एक तो इस सरफेस के ऊपर और दूसरा इस सरफेस के नीचे। साथ ही साथ चलिए हम मान लेते हैं कि ऊपर से, बिल्कुल टॉप से इस सरफेस का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है स्मॉल लेटर h, और साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा ड्रॉप है इसका जो हाइट है ये हाइट है कैपिटल लेटर h। अब देखिए इस मर्क्यूरी ड्रॉप के अंदर कितने सारे फोर्सेस काम करेंगे। तो हमने इस ड्रॉप को बीच से काटा था, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मर्क्यूरी होगा उसका टेंडेंसी क्या होगा? मैं सरफेस के मर्क्यूरी का बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस सरफेस के अंदर के मर्क्यूरी का बात कर रहा हूं। उसका टेंडेंसी क्या होगा? उसका टेंडेंसी होगा, बीइंग अ लिक्विड, वो चाहेगा कि वो फैल जाए, बाहर की तरफ जाना चाहेगा। लेकिन ये जो सरफेस है इसके सरफेस टेंशन के कारण ये इस अंदर वाले लिक्विड को बाहर नहीं जाने देगा, अर्थात रोके रखेगा। तो एक फोर्स ड्यू टू इट्स ओन वेट, मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले मर्क्यूरी का बात कर रहा हूं, ड्यू टू इट्स ओन वेट ये बाहर की तरफ जाना चाहता है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में जाना चाहता है। और जो सरफेस टेंशन इस सरफेस में काम कर रहा है, उस सरफेस टेंशन के कारण एक फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, और इक्विलिब्रियम सिचुएशन में
ये ड्रॉप ये स्टैटिक हो जाएगा, ये और फैलेगा नहीं। तो उन दोनों फोर्सेस को देख लेते हैं इस फिगर में। तो अंदर का जो मर्क्यूरी है, ये अंदर वाला मर्क्यूरी, ये कोशिश करेगा बाहर की तरफ जाने का, अर्थात वो इस प्लेन में एक फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। चलिए, ये उसके अपने वेट के कारण है, तो इसे हमने नाम दे दिया Fw। और इसका जो सरफेस है, उस सरफेस में ड्यू टू सरफेस टेंशन एक फोर्स एक्ट होगा। तो हमने मान लिया ये वो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जिसके अक्रॉस सरफेस टेंशन के कारण एक फोर्स एक्ट कर रहा। उस फोर्स को चलिए हमने नाम दे दिया Fs। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगा क्या, ये Fs और ये Fw दोनों बराबर हो जाएंगे। और हम जो कंसीडर कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है कि ड्रॉप अभी ना तो और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ना ही ये और फैलेगा। तो ये है इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब इन दोनों फोर्सेस को हम इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले Fs का वैल्यू क्या होगा, देखें, हमें पता है कि सरफेस टेंशन ये बराबर होता है एक इमेजिनरी लाइन के अक्रॉस। तो ये रहा वो इमेजिनरी लाइन, इसके अक्रॉस जो फोर्स एक्ट करता है वो फोर्स डिवाइडेड बाय उस इमेजिनरी लाइन का जो लेंथ है। यहां पर उस इमेजिनरी लाइन का लेंथ देखें, ये होगा d। यहां से यहां तक अगर d होगा तो ये लेंथ भी d होगा, सो डिवाइडेड बाय d। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, यहां पर इसे हमने Fs कहा, तो Fs इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, जबकि ये लिक्विड है मर्क्यूरी का, तो सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इनटू d। तो ये तो रहा Fs का मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं Fw क्या होगा। तो Fw हम कैसे पता लगाएंगे, तो इससे पहले हम इसे नाम दे देते हैं, ये हो गया इक्वेशन 1। सो Fw हम कैसे पता लगाएंगे। इस फोर्स को पता लगाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हम ये पता लगा लेते हैं कि इस सरफेस में एवरेज प्रेशर या मीन प्रेशर कितना लगा रहा है ये लिक्विड। अगर हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये सरफेस हमने कंसीडर किया, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट में ये लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। हमें पता है एक लिक्विड के किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के किसी भी पॉइंट में जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो प्रेशर डिपेंड करता है इस लिक्विड कॉलम के हाइट पर। तो अगर मान ले कि ये जो लेयर है, जिस लेयर की अभी हम बात कर रहे हैं, ये ब्लू कलर का जो लेयर है, इस लेयर के ऊपर मर्क्यूरी का जो हाइट है या मर्क्यूरी कॉलम का जो लेंथ है वो अगर x होगा, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट में जो प्रेशर होगा, फॉर एग्जांपल मान ले कि यहां पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर है P, तो ये P ये बराबर हो जाएगा x इंटू रो इंटू जी के, जबकि ये रो होगा इस लिक्विड का डेंसिटी अर्थात मर्क्यूरी का डेंसिटी। उसी तरह से और भी लेयर्स है जहां पर अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये लिक्विड। अब देखें मीन प्रेशर कितना होगा, एवरेज प्रेशर कितना होगा। यहां पर प्रेशर x के साथ अर्थात हाइट के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे स्थिति में एवरेज प्रेशर ज्ञात करना बहुत आसान होता है। मैं एक लीनियरली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल देता हूं मैथमेटिक्स में, सिंपल अरिथमेटिक्स में। वो है फॉर एग्जांपल मान ले 1 2 3, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज होगा बीच वाला नंबर। उसी तरह से अगर मैं दो और नंबर जोड़ देता हूं एपी में, तो इनका एवरेज क्या होगा, बीच वाला नंबर। तो फिर अगर प्रेशर हाइट के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा तो एवरेज प्रेशर कितना होगा, ये एवरेज प्रेशर होगा बिल्कुल नीचे वाले सरफेस में लगा हुआ प्रेशर और बिल्कुल ऊपर वाले सरफेस में लगा हुआ प्रेशर का एवरेज। तो बिल्कुल ऊपर वाला जो सरफेस है, मर्क्यूरी के अपने वेट के कारण ये कितना प्रेशर डाल रहा है इस सरफेस पे, कुछ नहीं, जीरो, क्योंकि इसके ऊपर मर्क्यूरी का कोई कॉलम ही नहीं है। और यहां पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है मर्क्यूरी का कॉलम, वो कितना होगा, वो होगा H इंटू रो इंटू जी, ये H स्मॉल लेटर H। तो एवरेज कितना होगा, एवरेज होगा 0
प्लस एच रो जी डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हाफ एच रो जी। तो ये तो हो गया एवरेज प्रेशर। सो जो फोर्स एक्ट करेगा एफ डब्ल्यू ड्यू टू मर्क्यूरीज ओन प्रेशर, वो फोर्स होगा एवरेज प्रेशर इनटू ये एरिया। सो हम कहेंगे कि ये जो एफ डब्ल्यू है ये बराबर हो गया मीन प्रेशर हाफ इंटू एच इंटू रो इंटू जी इंटू द एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया। इसका एरिया होगा कितना, ये होगा h इंटू डी, क्योंकि ये जो लेंथ है ये d होगा और ये हाइट h होगा। सो एरिया बन जाएगा h इंटू डी, h इंटू डी, ये हो गया एरिया। सो ये फोर्स कितना बना, ये फोर्स बना हाफ इंटू एच स्क्वायर रो जी इंटू डी। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट करेंगे तो हमें t का वैल्यू मिलेगा। सो चूंकि एफ एस ये बराबर होगा एफ डब्ल्यू के साथ, तो हम कह सकते हैं कि एफ एस जो कि है सरफेस टेंशन इंटू डी इज इक्वल टू हाफ इंटू एच स्क्वायर इंटू रो इंटू जी इंटू डी। तो इक्वेशन के दोनों तरफ से इस डी को हम कैंसिल कर सकते हैं। सो सरफेस टेंशन ये बन गया हाफ इंटू रो इंटू जी। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू हाफ इंटू एच स्क्वायर्ड इंटू रो इंटू जी। अगर हम इस h का वैल्यू पता लगा ले और मर्क्यूरी का डेंसिटी हमें पता है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन का वैल्यू पता चल जाएगा। अर्थात h जो कि है वो डिस्टेंस टॉप सरफेस से उस सरफेस का डिस्टेंस जिसका की एरिया मैक्सिमम है, अर्थात जहां पर मर्क्यूरी का उभार सबसे ज्यादा है वो पॉइंट टॉप से कितना नीचे है, वही है स्मॉल लेटर h। तो ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखिए इसी मेथड से हम इस लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट पता कर सकते हैं इसके सरफेस के साथ। कैसे? इसके लिए अब हमें पूरा का पूरा ये सेक्शन कंसीडर करना होगा, पूरा का पूरा ये पार्ट कंसीडर करना होगा। अब देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा क्या। तो अगर हम इस पॉइंट से इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा यही एंगल होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इस एंगल को चलिए नाम दे देते हैं, ये हो गया थीटा, तो थीटा होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब जब हम पूरे इस पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर देखिए जो मर्क्यूरी के अपने वेट के कारण जो ये बाहर की तरफ जाना चाहता है, अर्थात जो फोर्स इस सरफेस में एक्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि होगा इस लिक्विड के अपने वेट के कारण, ये अब इसे चलिए हम नाम दे देते हैं FW1, क्योंकि इससे पहले हमने FW कंसीडर कर लिया है। सो FW1 ये बाहर की तरफ जाना चाहता है और सरफेस टेंशन Fs ये इसे इस डायरेक्शन में खींच के रखेगा। साथ ही साथ अब एक और जगह पे सरफेस टेंशन काम करेगा, वो होगा इस लाइन में। यहां पर देखिए जो सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, हम उससे पहले एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर लेते हैं। ये रहा इमेजिनरी लाइन जहां पर एग्जैक्टली इसका कांटेक्ट खत्म हुआ है नीचे वाले सरफेस के साथ, उससे ठीक ऊपर, जस्ट ऊपर। तो यहां जो सरफेस टेंशन एक्ट करेगा वो सरफेस टेंशन इस पूरे कर्व्ड सरफेस को खींच के रखेगा इस डायरेक्शन में और ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमने माना ये एंगल है अल्फा। तो एक और सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट करेगा, चलिए हमने मान लिया ये है Fs1। तो Fs और Fs1 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये Fs और Fs1 इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन इसका अपना प्रॉपर्टी होता है, वो तो कांस्टेंट है ही। साथ ही साथ ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, इसका लेंथ और इस लाइन का लेंथ दोनों बराबर है, दोनों d के बराबर है। सो ये जो फोर्स होगा ये होगा सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी
इंटू डी। तो अब दो फोर्स सरफेस टेंशन के कारण यहां काम कर रहे हैं जो कि FW1 को रोकेगा, पर यहां पर FS1 हॉराइजेंटली एक्ट नहीं कर रहा है। अर्थात FS1 का वो कंपोनेंट जो कि हॉराइजेंटल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये होगा FS1 इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा। तो फिर FS प्लस FS1 कोसाइन ऑफ अल्फा ये अब बराबर होगा FW1 के। तो हम कहेंगे इससे आगे कि FS प्लस FS1 इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा ये अब बराबर हो गया FW1 के। और ये FW1 होगा क्या? तो फिर ये FW1 ये बराबर होगा मीन प्रेशर इंटू इस एरिया के, और मीन प्रेशर इस केस में होगा हाफ इंटू कैपिटल लेटर H इंटू रो इंटू जी, क्योंकि ये पूरा का पूरा हाइट हमें कंसीडर करना है यहां से यहां तक का, इंटू ये एरिया होगा कैपिटल लेटर H इंटू डी। सो इंटू H इंटू डी। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? देखें, FS और FS1 दोनों बराबर है TD के, तो हम कहेंगे कि ये बन गया TD प्लस TD इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा, देखिए ये भी TD के बराबर है, इज इक्वल टू ये FW1 ये बराबर है इस एक्सप्रेशन के, ये हो जाएगा हाफ इंटू कैपिटल लेटर H स्क्वायर्ड इंटू रो इंटू जी इंटू डी के। अब इससे आगे हम कहेंगे TD को कॉमन आउट करते हुए TD इंटू 1 प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हाफ कैपिटल लेटर H स्क्वायर्ड रो इंटू जी इंटू डी के। इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये T ये बराबर हो जाएगा H स्क्वायर्ड रो जी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा के। चूंकि ये T इस इक्वेशन से देखिए ये बराबर है इस एक्सप्रेशन के, तो इससे आगे हम कहेंगे हाफ इंटू स्मॉल लेटर H स्क्वायर्ड इंटू रो इंटू जी, ये बराबर होगा कैपिटल लेटर H स्क्वायर्ड इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा के। यहां लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से 2 और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से 2 कैंसल आउट हो गया, और रो जी न्यूमरेटर से दोनों साइड से कैंसल आउट हो गए। तो देखिए 1 प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा ये बराबर हो जाएगा कैपिटल लेटर H स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर h स्क्वायर्ड के। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल लेटर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर h स्क्वायर्ड माइनस 1। तो फिर अल्फा क्या होगा? हम कहेंगे कि ये अल्फा इज इक्वल टू इनवर्स कोसाइन ऑफ h स्क्वायर्ड कैपिटल लेटर H स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर h स्क्वायर्ड माइनस 1। और इस फिगर में देखें एंगल ऑफ कांटेक्ट तो थीटा है, ये थीटा और अल्फा को अगर आप जोड़े, चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ये, तो इन दोनों को जोड़ने से हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू अगर हम पता लगा लिए तो हम थीटा का वैल्यू भी पता लगा सकते हैं, जबकि थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये थीटा ये होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो इस तरह से हम इस लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट ये जिस सरफेस में रखा हुआ उसके साथ इसे पता लगा सकते हैं।